ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो लास्ट कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था उस कंसेप्ट को आगे हम लोग अभी देखते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करके हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। डिटेल में विथ हेल्प ऑफ द प्रोग्राम हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं आज के इस अपने लेक्चर में हम लोग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में बेसिक कंसेप्ट हम लोग देख चुके हैं लास्ट क्लास में। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जो ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए हम लोगों को एक ऑपरेटर फंक्शन को डिफाइन करना होता है, और वो ऑपरेटर फंक्शन जो भी हम जिस भी ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहते हैं उस ऑपरेटर का सिंबल उस ऑपरेटर फंक्शन के नाम में लिखा जाता है। यानी ऑपरेटर फंक्शन का कोई भी नाम नहीं देंगे, हम ऑपरेटर फंक्शन को बस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे प्लस प्लस ऑपरेटर को हम लोग ओवरलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस प्लस ऑपरेटर को यूज कर दिया गया और ये फंक्शन को डिफाइन किया गया विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर कीवर्ड। तो ऑपरेटर कीवर्ड के मदद से हम इसको डिफाइन करते हैं। और जब बाइनरी ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड करते हैं तो बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए जो ऑपरेटर फंक्शन डिफाइन करेंगे उस ऑपरेटर फंक्शन में जो पैरामीटर होगा एक क्लास टाइप का पैरामीटर होगा। जैसे जो भी हमारा क्लास हम जिसको पास करना चाहते हैं फंक्शन में एज अ पैरामीटर, हम उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं। और रिटर्न टाइप में भी हम किसी क्लास को ही रिटर्न करते हैं। तो जैसे यहाँ पे प्लस ऑपरेटर को डिफाइन करने का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ऑपरेटर कीवर्ड फिर प्लस ऑपरेटर का सिंबल और इसके फंक्शन के पैरामीटर में क्लास का नाम और उसका एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया गया, और रिटर्न टाइप में यहाँ पे क्लास का नाम यहाँ पे दिया गया। और जब इस ऑपरेटर को कॉल करते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स को तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो जैसे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होगा क्लास का और इस दोनों ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे वो हमारा ऑपरेटर फंक्शन कॉल होगा। इस चीज को हम लोग थोड़ा और क्लियरली समझ लेते हैं यहाँ पे ये काम कैसे कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमारा जैसे ये हम लोगों का ये प्रोग्राम बना हुआ है माई क्लास, ये क्लास है हम लोगों का, ये माई क्लास। इसमें दो इंटीजर वेरिएबल्स है x एंड y, और ये एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया गया है। ये कंस्ट्रक्टर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और इसका एम्प्टी बॉडी डिक्लेयर करके रख दिया गया। यानी इसमें किसी तरह का कोई इसके बॉडी में कोई टास्क नहीं लिखा गया है, बस एम्प्टी बॉडी बना दिया गया है ताकि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहें इस कंस्ट्रक्टर का यूज करके तो हम बना सके। जैसे अगर हम इस माई क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे, जैसे हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं ए, लेकिन हम यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं देना चाहते हैं, तो ये ए ऑब्जेक्ट विदाउट आर्गुमेंट कब बन पाएगा, जब ये कंस्ट्रक्टर होगा। तो ये कंस्ट्रक्टर एक हम डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि इस तरीके का ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत पड़ सकता है। और एक दूसरा कंस्ट्रक्टर है जिसमें दो इंटीजर पैरामीटर यूज किया गया हुआ है और यहाँ पे एक प्लस ऑपरेटर का फंक्शन डिक्लेयर किया गया है। तो ऑपरेटर कीवर्ड को यूज किया गया, प्लस सिंबल दिया गया फंक्शन के नेम के रूप में, और पैरामीटर में हम इसी क्लास को पास कर रहे हैं और रिटर्न टाइप में ये फंक्शन माई क्लास को रिटर्न कर रहा है। तो ये प्लस ऑपरेटर का एक फंक्शन हुआ जिसका रिटर्न टाइप ये क्लास है माई क्लास और इसका पैरामीटर भी माई क्लास है। ये यहाँ पे इस तरीके से ये कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया जा रहा है, ये प्लस यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे माई क्लास और माई क्लास का कंस्ट्रक्टर ये डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, और इस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में दो इंटीजर वेरिएबल्स है आई और जे, दो वेरिएबल लिया गया पैरामीटर का। आई पे जो वैल्यू आएगा उसको एक्स में पास किया जा रहा है और जे पे जो वैल्यू आएगा उसको वाई में पास किया जा रहा है।
तो क्लास का मेंबर x और y इनिशियलाइज होगा i और j की वैल्यू से। ये हम लोगों का ऑपरेटर फंक्शन है, प्लस ऑपरेटर फंक्शन। इसके पैरामीटर में इस क्लास माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन हो रहा है obj, और इसके अंदर जो भी काम किया जा रहा है उसको हम लोग अब समझते हैं। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोग मेन फंक्शन में क्या काम कर रहे हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर हम दो वेरिएबल इनपुट कर रहे हैं i और j, और इसको पास किया जा रहा है obj1 पे। हम यहाँ पे अभी कांस्टेंट वैल्यू रख लेते हैं, जैसे i की जगह पे यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 15 और j की जगह पे 20। तो 15 और 20 यहाँ हम पास करते हैं obj1 में। तो obj1 एक ऑब्जेक्ट बना माई क्लास का और ये जो हमारा ये एक मेमोरी ये जो बन रहा है obj1 का बन रहा है। अब यहाँ पे obj1 में हम लोग पास कर रहे हैं 15 और 20। तो ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, और obj ऑब्जेक्ट जो डिफाइन किया जा रहा है ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को यूज कर रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोगों के पास जो कंस्ट्रक्टर है ये नॉन पैरामीटराइज्ड, इसका यूज करके हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट obj का। तो obj माई क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी मेमोरी में x और y दोनों के लिए मेमोरी क्रिएट हो रहा है। इस मेमोरी के अंदर obj मेमोरी के अंदर एक मेमोरी क्रिएट हो रहा है x और y के लिए, बट इस x और y पे अभी कोई भी वैल्यू नहीं है। obj1 इसका भी एक मेमोरी क्रिएट हो रहा है, और इस मेमोरी में x और y पे वैल्यू किया जा रहा है। यहाँ पे obj1 को डिक्लेयर करते समय हम लोगों ने दो वैल्यू दिया, 15 और 20, 15 एंड 20। तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? ये पैरामीटराइज्ड ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अब इस कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे i पे वैल्यू आया 15 और j पे वैल्यू आया 20। तो x में क्या स्टोर हो रहा है? 15, और y में क्या स्टोर हो रहा है? 20। तो यहाँ पे obj1 की मेमोरी में x पे वैल्यू आ रहा है 15 और y पे 20। एक दूसरा ऑब्जेक्ट obj2, ये obj2 का ये मेमोरी है, obj2 का ये मेमोरी है। इस मेमोरी में 5 और 10 पास किया जा रहा है, तो ये भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, ये वाला में जो कंस्ट्रक्टर है। और अब obj2 से यहां पे i पे वैल्यू क्या आ रहा है? 5, और j पे वैल्यू आ रहा है 10, और obj2 की मेमोरी में x पे जा रहा है 5 और y पे जा रहा है 10। हम जितनी बार ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, उतनी बार ऑब्जेक्ट का अलग अलग मेमोरी बनता जाता है, और हर अलग मेमोरी में जो भी वैल्यू हम दे रहे हैं उसके वेरिएबल के लिए वो वैल्यू वहां पे जाता है। तो यहां पे x पे क्या वैल्यू आ रहा है? 5, और y पे क्या वैल्यू आ रहा है? 10। तो अब हमारे पास मेन में तीन मेमोरीज है माई क्लास का, तीन ऑब्जेक्ट के रूप में। तो obj मेमोरी में x और y पे कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को यूज कर रहा है। बट obj1 में हम लोग पास किए हैं 15 और 20 x और y के लिए, और उसी तरह से obj2 में पास किया गया हुआ है 5 एंड 10 फॉर द x एंड y। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स में वैल्यूज है और एक ऑब्जेक्ट में कोई भी वैल्यू नहीं है। अब यहां पे क्या हो रहा है? obj1 प्लस obj2 दो ऑब्जेक्ट को ऐड किया जा रहा है। तो दो ऑब्जेक्ट को जब हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास एक ऑपरेटर फंक्शन होना चाहिए। जिस ऑपरेटर को हम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पे, वो ऑपरेटर का फंक्शन होना चाहिए। तो यहां पे दो ऑब्जेक्ट को हम प्लस के साथ ऐड कर रहे हैं, तो प्लस का ऑपरेटर फंक्शन बना हुआ होना चाहिए इस क्लास में। किस क्लास में? माई क्लास के अंदर, क्योंकि हम इसके ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं। तो माई क्लास में हमारे पास प्लस का ऑपरेटर फंक्शन डिफाइंड किया गया हुआ है।
अगर नहीं किया गया हुआ होता प्लस का ऑपरेटर फंक्शन तो यहां पे एरर आता, कंपाइलेशन एरर आता। बट अगर डिफाइंड हो चुका है तो इसका मतलब है कि हम कॉल करना चाह रहे हैं अपने ऑपरेटर फंक्शन प्लस को। तो ये क्या हो रहा है, ये कॉलिंग ऑफ द ऑपरेटर फंक्शन हो रहा है यहां पे। अब यहां पे दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लस को यूज किया गया, तो ये obj1 जो है ये प्लस ऑपरेटर फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो दिस इज obj1 इज द कॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑपरेटर फंक्शन। ये ऑपरेटर फंक्शन का कॉलिंग ऑब्जेक्ट है। एंड obj2 इज द आर्गुमेंट ऑफ द पैरामीटर, वो पैरामीटर का वैल्यू है। obj2 ऑपरेटर फंक्शन के पैरामीटर का वैल्यू है। तो अभी जो हमारा ऑपरेटर फंक्शन है इसमें एक पैरामीटर दिया हुआ है माई क्लास टाइप का। तो इस माई क्लास के पैरामीटर के लिए हम वैल्यू क्या देंगे, हम इसकी यहां पे वैल्यू देंगे माई क्लास का कोई एक ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हम लोग क्या दे रहे हैं, प्लस सिंबल के बाद हम जो भी ऑब्जेक्ट दे रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ऑपरेटर फंक्शन का पैरामीटर का वैल्यू है। तो obj2 क्या हुआ, पैरामीटर का वैल्यू हुआ। और obj1 क्या हुआ, ये ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करने वाला ऑब्जेक्ट हुआ। यानी obj1 है जो ऑपरेटर फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो यहां पे obj2 का वैल्यू आ रहा है, वो कहां रखा जा रहा है, obj के ऊपर। यहां obj एक बना हुआ है ऑब्जेक्ट, इस पे obj2 आ रहा है। obj2 आके इस पे कॉपी हो रहा है obj पे। तो obj2 का x का जो वैल्यू है वो obj के x में आएगा। तो ये obj का मेमोरी है, इसके मेमोरी में obj2 का वैल्यू आएगा। तो obj2 के x में क्या है, 5 और 10। तो अब यहां obj पे x में आएगा 5 एंड y पे आएगा 10। अब ये दूसरे ऑब्जेक्ट का वैल्यू यहां आ गया और पहला ऑब्जेक्ट जो फंक्शन को कॉल कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का वैल्यू यहां डायरेक्ट आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहां पे सो फंक्शन है, एक क्लास है हमारा, कोई क्लास माई क्लास है, और सेम कंस्ट्रक्टर यहां भी डिफाइन किया गया हुआ है, आई का वैल्यू एक्स में और जे का वैल्यू वाई में जा रहा है। अब हम यहां पे जो अब मेन फंक्शन में obj1 बना रहे हैं, obj1 में वैल्यू पास किया गया हुआ है 2 और 3। तो obj1 से ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यहां पे वैल्यू आया 2 और 3, ये 2 x में गया एंड 3 y में गया। तो obj1 डॉट शो फंक्शन को अगर हम कॉल करते हैं तो यहां पे शो फंक्शन में x का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 3। यानी कि जो ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट की मेमोरी में हम बैठ करके फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट में जो भी वेरिएबल पे, क्लास के वेरिएबल पे जो वैल्यू है वही वैल्यू मिलता है फंक्शन के अंदर। obj2 में क्या पास हो रहा है, 5 और 10। और obj2 से अगर शो फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, x का 5 और y का 10। तो वही सेम कंसेप्ट हम यहां पे देखें कि obj1 फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो obj1 का वैल्यू x और y का वैल्यू हम लोगों को ऑपरेटर फंक्शन में मिलेगा। तो ये यहां पे हम लोग देखते हैं, एक x ये है और एक x y, एक y ये है, और ये जो obj.x है यानी इस x को हम एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे और इस y को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस x का वैल्यू हम लोगों को 5 मिल रहा है और इस y में वैल्यू 10 मिल रहा है। और इस x पे क्या आ रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट कॉल किया था उसका वैल्यू। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन कॉल कर रहा है, इसको obj1 कॉल कर रहा है। तो obj में x का वैल्यू है 15 और y का वैल्यू है 20। तो यहां पे x का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा 15 और y का वैल्यू 20। अब इन दोनों को जोड़ा जा रहा है, 15 प्लस 5 m डॉट एक्स। हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे m, तो इस
एम ऑब्जेक्ट के एक्स पे वैल्यू किया जा रहा है 15 + 5, यानी कि इस एक्स पे 20 पास हो रहा है, और इस वाई पे क्या जा रहा है 20 + 10 यानी कि 30 जा रहा है। और m को यहां से रिटर्न किया जा रहा है, रिटर्न m। अब ये m ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा रिटर्न हुआ। कहां पे रिटर्न हो रहा है, ये मेन के अंदर रिटर्न हो रहा है। तो यहां पे ये रिटर्न करेगा प्लस, अब वो जो रिटर्न हो रहा है इस ओबीजे में स्टोर हो रहा है, इस ओबीजे में, ये जो मेमोरी है हमारे पास ओबीजे इसमें आ रहा है, यानी कि वहां से जो रिटर्न हुआ वो सारा का सारा वैल्यू यहां कॉपी हो रहा है। तो यहां x पे क्या कॉपी होगा 20 और y पे क्या कॉपी होगा 30। अब कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब यहां हम प्रिंट कर रहे हैं obj1.x, तो obj1 में जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा, obj2 के x का वैल्यू प्रिंट होगा, फिर obj में अभी हम लोगों को x में क्या मिला है, अभी हम लोगों को मिला है 20, उसी तरह से obj1 का वैल्यू, obj2 का वैल्यू, और फिर obj में हम लोगों को y पे क्या मिला है 30। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग, बाइनरी ऑपरेटर को जब ओवरलोड करते हैं तो हम दो ऑब्जेक्ट के ऊपर उस बाइनरी ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं, और जब दो ऑब्जेक्ट पे उस ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं तब बाइनरी ऑपरेटर फंक्शन कॉल होता है। ध्यान रखने वाला बात क्या है कि जो पहला ऑब्जेक्ट है वो फंक्शन को कॉल करता है, इसको हम कहेंगे कॉलिंग ऑब्जेक्ट, ये कॉल करने वाला ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा पैरामीटर का वैल्यू है। और बाइनरी ऑपरेटर में रिटर्न भी होगा, तो इसके लिए हमारे पास एक तीसरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के मदद से डिक्लेयर किया जाएगा। तो अब हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट चाहिए होगा बाइनरी ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करने के लिए। पहला ऑब्जेक्ट जो ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट जो ऑपरेटर फंक्शन का पैरामीटर होगा, और तीसरा ऑब्जेक्ट जिस पे ऑपरेटर फंक्शन से रिटर्न होने वाला वैल्यू आकर के स्टोर हो जाएगा। तो ये बाइनरी ऑपरेटर को हम लोग इस तरीके से ओवरलोड करते हैं।